नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। जैसे कभी सभी जानते हैं कि संवाद इंडिया के मंच पर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हम आपके सामने हमेशा लेकर आते रहते हैं और आज उसी परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं। संवाद इंडिया के मंच पर आज के हमारी चर्चा में देश का बहुत ही वरिष्ठ पैनल जुड़ा हुआ है। कल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक तो इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति के संदर्भ में एक व्याख्या दी गई और साथ ही अडानी समूह को लेकर भी उन्होंने एक जांच कमेटी की बात कही है। इसके साथ दो महत्वपूर्ण राजनीतिक विषय और कल सामने आए। एक 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं, उनके परिणाम के द्वारा जो राजनीतिक संकेत देश में आ गए हैं वह किस तरह की दिशा में संकेत देते हैं और साथ ही जो उपचुनाव विभिन्न राज्यों में हुए हैं उनके भी उपचुनाव जो परिणाम आए हैं वह क्या संकेत देते हैं, कि बड़े महत्वपूर्ण इन राजनीतिक संकेत इन चुनावों के द्वारा देश के सामने आए हैं। इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश का बहुत ही वरिष्ठ पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ जो वरिष्ठ लोग जुड़े हुए हैं चर्चा में, उनका परिचय मैं अपने दर्शकों से करा देता हूँ। हमारे सुनील शुक्ला जी इलाहाबाद से जुड़े हुए हैं, जो कि देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है और अपनी राजनीतिक विश्लेषण के द्वारा उनकी एक अलग ख्याति है। उनका मैं संवाद इंडिया के मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। इसके बाद महाराष्ट्र मुंबई से हमारे साथ धनंजय कुमार जी जुड़े हुए हैं, जिनका अनेक वर्षों का पत्रकारिता का अनुभव है और देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर उनकी बड़ी पहचान है। राजनीतिक जो महाराष्ट्र की राजनीति है खासतौर से उसके बारे में वह बहुत नजदीकी से उनका अध्ययन भी है और उसे जानते भी। आज उन सब बातों में चर्चा धनंजय जी से करेंगे। उनका भी मैं संवाद इंडिया के मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। इसके बाद हमारे साथ हरीश जोशी जी मेरठ से जुड़े हुए हैं, वह भी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है और अनेक वर्षों का पत्रकारिता का उनका अनुभव है। उनका भी मैं संवाद इंडिया के मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही गुजरात से हमारे साथ गिरीश जोशी जी जुड़े हुए हैं, वह भी अनेक वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं और अनेक वर्षों का उनका पत्रकारिता का अनुभव है। उनका भी मैं संवाद इंडिया के मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो चर्चा की शुरुआत जैसे मैंने आपसे कहा कि जो कल परिणाम चाहे उपचुनाव हैं या राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, उसमें जो परिणाम सामने आए उससे राजनीतिक संकेत कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि किस दिशा में भारत की राजनीति जाती हमें दिखाई देती है आने वाले समय के लिए। तो इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले धनंजय कुमार जी से करता हूँ। तो धनंजय कुमार जी महाराष्ट्र मुंबई से आते हैं और पिछले कुछ दिनों से बल्कि कुछ महीनों से लगातार महाराष्ट्र की राजनीति बहुत ही चर्चा में देश की राजनीति में रही है। जिस तरह शिवसेना में 2 गुट बने हैं, एक उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाला शिवसेना, दूसरा शिंदे जो मुख्यमंत्री वर्तमान में उनके नेतृत्व में शिवसेना। तो ऐसे में जो उपचुनाव के परिणाम 2 सामने आए हैं उसमें से एक सीट जिसपे भाजपा का लगातार अनेक वर्षों से वर्चस्व रहा है, उसको कांग्रेस के द्वारा जीत लेना, वह महाराष्ट्र की राजनीति के साथ साथ क्या देश की राजनीति में कुछ संकेत परिलक्षित करता है? आप क्या समझते हैं धनंजय कुमार जी? देखिए, महाराष्ट्र में पिछले कई महीनों से ये चल रहा है, जब से शिवसेना और बीजेपी में टकराव शुरू हुआ, खास करके जो तोड़-फोड़ की बीजेपी ने शिवसेना के भीतर, और शिंदे को लेकर के वो सरकार बनी फडणवीस की। तो एक जो लगातार कोशिशें ये हुई, क्योंकि बीजेपी वहीं नहीं रुकी, बीजेपी ने ये पूरी कोशिश की कि शिवसेना का नाम, उसका चुनाव चिन्ह सब छीन लिया जाए। और एक जो खबरों में बड़ा चर्चा था कि अमित शाह ने कहा कि शिवसेना को नेस्तनाबूद कर देना है, धरती में मिला देना है, मिट्टी में मिला देना है, वैसी परिस्थिति बन गई। लेकिन महाराष्ट्र की जनता जो है, ठीक है वो सत्ता पे बैठे हैं अमित शाह जी, मोदी जी और कोई नेता, तो वो उनके पास सारी एजेंसियां हैं, पुलिस फोर्स है, पावर है, लेकिन जो आम आदमी है वो सब देखता रहता है। और आम आदमी जब चुनाव का वक्त आता है तो उसमें अपना फैसला सुना देता है कि भाई आपने जो किया वो अच्छा किया या नहीं किया। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है कि वो सरकार वैध है या नहीं है, शिवसेना का क्या होना है, अभी इस पे फैसला नहीं आया है। लेकिन जनता ने कही है कि एक तो जो विधान परिषद के चुनाव हुए थे उसमें भी एक फैसला था कि भाई बीजेपी को शिकस्त मिली थी उनके इलाके में जहां आरएसएस का गढ़ है। और ये जो दो विधानसभा चुनाव से पहले एक और अंधेरी में विधानसभा चुनाव हुआ था, उस अंधेरी विधानसभा के उपचुनाव में भी लड़ाई की स्थिति थी, लेकिन बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को वापस ले लिया। उनको समझ में आ गया कि यहाँ हम हार जाएंगे, तो कोई भी हार उनको नुकसान करेगी, ये बीजेपी के नेताओं को एहसास है और उस समय भी था। तो ये जो 2 विधानसभा के चुनाव हुए, दोनों चुनाव कस्बा विधानसभा क्षेत्र है और दूसरा चिंचवड़ है। दोनों विधानसभा पे जो बीजेपी के विधायक थे जिनकी डेथ हो गई और उसके बाद एक सीट खाली हुई थी और वो चुनाव हुए। तो चिंचवड़ विधानसभा पे तो जो विधायक थे उनकी पत्नी ने जीत हासिल कर ली, मतलब सीट बरकरार रह गई,
लेकिन कसबा विधानसभा सीट जो है उसमें भारी हार मिली बीजेपी के उम्मीदवार को। बीजेपी के उम्मीदवार थे हेमंत रसाने और रविंद्र धंगेकर थे जो कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार थे। हालांकि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना तीनों ने मिल करके जो उनका गठबंधन है महाविकास अघाड़ी, उसके तहत चुनाव लड़ा था और इस चुनाव में भारी शिकस्त हुई। और इस शिकस्त को इसलिए भी महत्वपूर्ण समझने की जरूरत है कि वो जो है ये जो कसबा विधानसभा सीट थी वो पिछले 28 वर्षों से बीजेपी के कब्जे में थी। तो बीजेपी के कब्जे में पहले से थी, अभी भी थी, और इतना सब साम दाम दंड भेद बीजेपी सारा इस्तेमाल कर ली, बावजूद इसके वो सीट हार गई बीजेपी। तो एक संदेश है बीजेपी के नेताओं को कि भाई आप जो कर रहे हो जनता उससे खुश नहीं है। देखिए, जीत हार में कई बार ये भी होता है कि जो स्थानीय उम्मीदवार हैं उनकी अपनी छवि, उनका अपना काम काज वो भी काम करता है, केवल जो है केंद्र का या स्टेट का नजरिया काम नहीं करता है। लेकिन जब एक आम तौर पे माना जाता है कि जब एक समग्रता में अगर नेगेटिव आपके पास माहौल है तो आपको हार मिल जाएगी। और महाराष्ट्र में वही हुआ कि महाराष्ट्र में अब बीजेपी के नेताओं को ये सोचने की जरूरत है कि भाई ये जो हम कर रहे हैं जनता उसको नैतिक नहीं मान रही। जी प्रशांत जी। जी ठीक आपने भी बड़े संकेत हैं राजनीति के तौर पर अगर देखें तो मैं हरीश जोशी जी के पास आता हूँ। हरीश जोशी जी, धनंजय जी ने भी बताया कि कहीं ना कहीं संकेत तो मजबूत हैं राजनीति के। आपको क्या लगता है जो पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें, जो पिछला विधानसभा चुनाव होता है उसमें कांग्रेस को कोई सीट प्राप्त नहीं होती और ऐसा माना जाता है जो बाई इलेक्शन होते हैं सत्ताधारी पार्टी के अनुकूल ज्यादा रिजल्ट आते हैं उसके। लेकिन कल की अगर परिणाम के बारे में पश्चिम बंगाल की बात करें उसमें कांग्रेस वह सीट जीतने में सफल रही है जैसे कि माना जाता है। कांग्रेस कहीं पश्चिम बंगाल की राजनीति में खासतौर से दिखाई नहीं देती है, लेकिन वह जीतकर उन्होंने अपना खाता खोला पश्चिम बंगाल की विधानसभा में। इसके क्या संकेत आप समझते हैं कि क्या ममता बनर्जी की जो राजनीति पिछले के दिनों से में दिखाई देती है, ऐसा कहीं ना कहीं परसेप्शन बन रहा है कि विपक्षी एकता की जो बातें होती हैं उसमें ममता बनर्जी अपना एक अलग रास्ता पकड़ रही हैं? तो क्या उस विधानसभा के लोगों ने, मतदाताओं ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर कुछ संकेत दिया राजनीतिक तौर पर? आप क्या समझते हैं हरी जोशी जी? देखिए, ऐसा है, मतदाता लगातार संकेत दे रहे हैं। अभी जो कल परिणाम आए हैं उसमें नॉर्थ ईस्ट के भी परिणाम हैं और तमिलनाडु का है, महाराष्ट्र का है और पश्चिम बंगाल का है। तो अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वहां पर त्रिपुरा एक ऐसी जगह थी जहां थोड़ा सा कुछ कांग्रेस कर सकती थी। अब है वो एक अलग जी, आप हरीश जी से पूछ रहे हैं ना? हाँ, हरी जी से। हाँ, वो जोशी जी दो में जोशी हैं। हो गई, ठीक है। हाँ, वो दो जोशी हैं। तो नॉर्थ ईस्ट के जो चुनाव हुए हैं वो एक अलग उसको करके देखना चाहिए, क्योंकि वहां की राजनीतिक परिस्थितियां और वहां जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से पिछले कई वर्षों से जो एक्ट किया है और जिस तरह की वहां की परिस्थितियां हैं, बहुत ज्यादा मेरे को नॉर्थ ईस्ट की जानकारी नहीं है, लेकिन एक आम आदमी की तरह से भी देखूं तो यहां बैठकर इतना समझ में आता है कि नॉर्थ ईस्ट में हर बल का सत्ताधारी दल ने प्रयोग किया है और वहां खरीद फरोख्त बहुत अच्छे से हुई है। आम बातें हैं अब पूरे राजनीति में, मध्य प्रदेश हमने देखा था। लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को यह सोचना चाहिए कि उनकी हार वहां पर क्यों हुई। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जो शासन पिछले दिनों रहा है और उनकी जो भाजपा के प्रति उनका जो रवैया रहा है वो पूरे देश ने देखा है। और ये देखिए, विपक्षी एकता की बात होती है, लेकिन ममता बनर्जी को हम देखते हैं वो जहां चुनाव लड़ने जाती हैं वहां उनका आधार नहीं है, उतने प्रतिशत वोट नहीं है, लेकिन वो एक वोट को विभाजित करने की भूमिका में ज्यादा नजर आती हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से ईडी वगैरह का प्रयोग हुआ उसके बाद ममता जो टाइग्रेस थी वो वहां से सीधी कैट फैमिली में सबसे नीचे आकर वो आ गई हैं। वो टाइग्रेस जैसी भूमिका में अब नजर नहीं आती हैं।
तो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस अपना जनाधार खो चुकी थी, उसकी स्थिति बहुत खराब थी पिछले दिनों। और वहां लेकिन अगर कांग्रेस ने चुनाव जीता है तो ये कांग्रेस ने चुनाव नहीं जीता है, बल्कि ये चुनाव ममता ने हारा है। मेरा मानना यह है वो चुनाव ममता ने हारा है। और दूसरा, पब्लिक जो है वो विकल्प ढूंढ रही है, फिर से वो मथ रही है, और उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक विकल्प के रूप में फिर से पश्चिम बंगाल में देखना शुरू किया है। तो ये जो पश्चिम बंगाल की ममता की हार है और कांग्रेस की जीत है, इसके दूर तक परिणाम अभी सामने आएंगे। इसको देखना होगा, अभी थोड़ा और स्टडी करना होगा। डीप से मैंने पश्चिम बंगाल को उतना स्टडी नहीं किया है, और उस सीट पर लेकिन पश्चिम बंगाल में सत्ता के रहते हुए, ममता की सत्ता है वहां पर, उसके रहते हुए उन्होंने जीती है, ये है। इसके अलावा तमिलनाडु को आप देख सकते हैं कितनी बुरी हालत हुई है वहां दूसरी पार्टियों की जो कांग्रेस के साथ अलायंस में नहीं है। तो विपक्षी एकता में हम लोगों को ये मतलब राजनीतिक पार्टियों को ये देखना होगा कि अगर वो एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ेंगी तो उसके नुकसान उन्हें भी भुगतने पड़ेंगे। और ये सारा की सारा जो है वो सत्ताधारी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा, और पब्लिक नहीं चाहती है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाए। ये महाराष्ट्र और गुजरात और तमिलनाडु के चुनाव परिणाम बताते हैं। आगे मेरे विद्वान मित्र बैठे हुए हैं, वो ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। जी जी, जैसा आपने कहा कि कहीं ना कहीं मतदाताओं ने अपने मत के द्वारा एक संकेत जरूर दिया राजनीतिक तौर पर। मैं गिरीश जी के पास आता हूँ। गिरीश जी, जैसे आपने सुना अभी पूर्व वक्ताओं को, और ऐसे में जो तमिलनाडु में अगर हम देखें, अभी जो वहां के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन के जन्मदिन के अवसर पर विपक्षी दल वहां पे इकट्ठे हुए, और साथ ही जिस तरह से कहा जाता था, तेजस्वी यादव ने कुछ दिन पहले जो अपने बयान दिए थे बिहार में, और साथ ही अखिलेश यादव को माना जा रहा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ असहज है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के उपस्थिति में सभी लोग वहां पर थे, और एक विपक्षी एकता के लिए एक अलग से एक नारा भी दिया गया। एक कम से कम एक भूमिका कहीं ना कहीं बनती हमें दिखाई देती है। अब क्या लगता है कि विपक्षी एकता के लिए स्टालिन का जो मंच था तमिलनाडु का, कहीं वो एक बड़ा मजबूत एक पुख्ता मंच बना रहा है विपक्षी एकता के लिए? अब क्या लगता है, इससे क्या विपक्षी एकता के जो मैसेज है वो बड़ी दूर तक जाएंगे? गिरीश जोशी जी। जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस डिबेट्स में किए थे कि अभी सारे विपक्ष अलग हैं, ऐसा एक एटमॉस्फेयर खड़ा किया जा रहा है, लेकिन सबका एक कॉमन एजेंडा ये है कि अपना कोई भी जो रूटीन प्लान है या अपना पत्ता खोलकर बिल्कुल भाजपा के सामने रखना नहीं चाहता है। अभी भी जो हो रहा है ये सारे टेस्ट फायर राउंड्स है, ये इसके बाद तय होगा। अभी कल एक कलकत्ता में किसी हमारे पत्रकार मित्र से बात हो रही थी, मैंने बोला कांग्रेस से तो आपने इतना विरोध था, वो जीत गई। बोलता नहीं है, शायद ममता बनर्जी का ये भी माइंडसेट हो, क्योंकि वो भी बहुत श्रूड पॉलिटिशियन है, कि ये मैसेज कैडर में चला जाए कि भाई देखो कांग्रेस से तो गठबंधन करना पड़ेगा, अभी ये थोड़ा सा पावरफुल हो रहा है। तो बोलता है ये इनहेरेंट मैसेज के लिए भी एक सीट के आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये भी एक पॉलिटिकल गेम है। और जहां से हम लोग अरेंजमेंट देख रहे हैं, सारे स्टेट्स की जो डीएनए है या उनका थिंकिंग जो है वो अलग है। अब गुजरात में अगर आप फाइनेंशियल बेनिफिट की बात करते हो तो आप वोट खींच सकते हो, आप उनको कमाई वाला हिसाब किताब, क्योंकि गुजरात वाले अपना हिसाब किताब जानते हैं। महाराष्ट्र में आप देख लीजिए कि मराठी सेंटीमेंट जो है वो इतना पावरफुल है कि आपने थोड़ा सा गलती कर दिया कस्बा में, आप देख लीजिए सारे ब्राह्मण वो डाइवर्ट हो गए और वो इनको बहुत ज्यादा खमीर भुगतना पड़ा। तो अब ये हो रहा है कि ऑपोजिशन भी अपने रीअरेंजमेंट में इस तरह पड़ा हुआ है कि वो उस लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट्स को पहले स्टडी करेगा। तो अभी जो गेम्स हो रही हैं वो बहुत ही शॉर्ट फायर जैसी हैं, वो ट्रायल फायर करते हैं जैसे आर्मी वाले, ताकि पता चले कि सामने दुश्मन कहां बैठा हुआ है। ये सारे टेस्ट फायर राउंड्स हो रहे हैं, ऐसा इनके एक्सपर्ट से जो मेरी बात हो रही वो बता रहे हैं। प्रणव जी, आपने बताया कि कहीं ना कहीं ऐसा कुछ भूमिका बनाई जा रही है जिसके मतलब चेक किया जा रहा है स्टेटस को कि क्या स्थिति बनेगी भविष्य में। मैं अब सुनील जी के पास आता हूँ। सुनील जी से आपने सुना सभी वक्ताओं को, तो ऐसे में कल का दिन जो भारतीय राजनीति के दृष्टिकोण के हिसाब से बड़ा महत्वपूर्ण दिन रहा है। एक तो जहां चुनाव परिणाम आए हैं विभिन्न राज्यों के और साथ ही उपचुनाव के, उसने भी एक राजनीतिक संकेत दिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी दो व्याख्या की गई है, एक तो इलेक्शन कमीशन के संदर्भ में और साथ ही अडानी समूह के जांच के संदर्भ में भी। तो इन सब बातों को अगर आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, साथ ही नॉर्थ ईस्ट के जो परिणाम आए हैं, क्या बीजेपी के पक्ष में कुछ माहौल आपको और ज्यादा मजबूत होता दिखाई देता है? क्या लगता है आपको? धन्यवाद प्रशांत जी। जो नॉर्थ ईस्ट के तीनों राज्यों के चुनाव परिणाम है विधानसभा के,
और 5 राज्यों के उपचुनावों के जो परिणाम है, ये परिणाम दोनों पक्ष और विपक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी और गैर भाजपा दलों के दोनों के लिए संदेश है। विभिन्न राज्यों में अगर 2011 के बाद से पश्चिम बंगाल में पहली बार तृणमूल कांग्रेस कोई उपचुनाव हारी है। कभी चुनाव नहीं, सत्ता में आने के बाद कोई उपचुनाव नहीं हारी थी वो। ये बड़ा संदेश है। महाराष्ट्र में कस्बा पेठ 1995 के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी आ रही है, बहुत बड़ा संदेश है ये। तमिलनाडु का जो चुनाव है उसमें AIADMK के पुनर्स्थापित होने की जो कोशिशें की उसमें पूरा पलीता लग गया। कांग्रेस ने जबरदस्त जीत दर्ज की और डीएमके और कांग्रेस ने अपने गठबंधन को एक बार फिर से मजबूत होने का प्रमाण प्रस्तुत किया है। झारखंड में निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस गठबंधन के लिए एक चेतावनी है कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी संगठन चुनाव जीता है। तो सबके लिए है। अगर 2011 के बाद ममता बनर्जी चुनाव हारती हैं तो तृणमूल कांग्रेस के बीच में संदेश जाना चाहिए कि उनको पसंद करने वाले लोग अब उनको ना पसंद करने लगे हैं। सबसे बड़ा एक इसमें एक उल्लेखनीय तथ्य भी है कि ये जो विधानसभा क्षेत्र है वो मुर्शिदाबाद जिले से में है, जो अल्पसंख्यक बहुल जिला है। 60% से अधिक वहां पर अल्पसंख्यक है और 2011 के बाद से कभी तृणमूल कांग्रेस वहां चुनाव हारी नहीं है। तो यह है कि एक बड़ा वर्ग तृणमूल कांग्रेस का हुआ है। ये इस बात का संदेश है कि तृणमूल कांग्रेस को एक मतदाताओं का एक वर्ग भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी संगठन के रूप में देखने लगा है। पिछले दिनों जो चुनाव हुए हैं जिसमें दिल्ली का एमसीडी का चुनाव शामिल है, उत्तर प्रदेश के विधानसभा और लोकसभा के उपचुनाव शामिल हैं और ये 5 राज्यों के विधानसभा उपचुनाव शामिल हैं, जो इस बात का स्पष्ट संकेत देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से असंतुष्ट मतदाता उस किसी भी दल के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के समकक्ष या उनको सहयोग करते हुए दिख रहे हैं। यह बहुत बड़ी चेतावनी है जो गैर भाजपा दल हैं और वह कांग्रेस से दूरी बना करके एक अपनी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप तीनों उत्तर पूर्व के राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणाम आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यह संदेश है। पहला यह कि क्षेत्रीय दलों की सामयिकता खत्म नहीं हुई है। क्षेत्रीय दल महत्वपूर्ण है और क्षेत्रीय दल विभिन्न राज्यों में बड़ी ताकत के साथ मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह लोगों के नाराजगी का संकेत है। हालांकि लोग ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तीनों राज्यों में चुनाव जीती। कहां से जीत गई? त्रिपुरा में आपका सहयोगी संगठन साफ हो गया, आपकी सीटों की संख्या कम हो गई, आपके मत प्रतिशत में गिरावट आ गई और आप कहते हैं कि मैं चुनाव जीत गया। लेकिन निश्चित रूप से सत्ता में रहने के बावजूद लगातार दोबारा सत्ता में आना भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि के रूप में देखा जाएगा। लेकिन अगर आप राजनीतिक विश्लेषण करेंगे तो यह उसकी अपनी सफलताओं को बरकरार रखने का संकेत नहीं है। अगर आपका सहयोगी संगठन सिमट जाए, लगभग खत्म हो जाए, आपकी सीटों की संख्या कम हो जाए और आपका मत प्रतिशत भी गिर जाए तो यह एक राजनीतिक विश्लेषण की व्यापक राजनीतिक विश्लेषण और आत्मावलोकन की जरूरत है। मेघालय में आप उस पार्टी के साथ सरकार बनाने के लिए मजबूर हो रहे हैं जिसके खिलाफ आपने चुनाव प्रचार अभियान चलाया। आपने क्या कहा कि देश के भ्रष्टतम राज्य सरकारों में से एक, उस सरकार में आप शामिल नहीं थे और इस सरकार को आपने उस पार्टी को और उस पार्टी के नेताओं को आपने देश के भ्रष्टतम सरकारों में से एक कहा। और आप ये स्थिति हो रही है कि आप उसी पार्टी के साथ अपना सरकार बनाने के लिए आप किस राजनीतिक मानक को स्थापित कर रहे हैं, किस राजनीतिक शुचिता को आप स्थापित कर रहे हैं, किस राजनीतिक नैतिकता को आप स्थापित कर रहे हैं। न तो आपका वोट प्रतिशत बढ़ा, न आपकी कोई राजनीतिक ताकत बढ़ी और उस क्षेत्रीय संगठन के बगैर आप कहीं नहीं है। आपने चुनाव के पहले उस क्षेत्रीय दल के साथ आपने नाता भी तोड़ लिया था और आज यह प्रचारित करने में आप गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमने मेघालय जीत लिया। और मेघालय का चुनाव प्रचार
त्रिपुरा का चुनाव प्रचार, नागालैंड का चुनाव प्रचार जिस व्यापक पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी ने चलाया है, इसकी कल्पना आप बगैर वहां गए या अपने साथियों से बात किए बगैर कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कितने संसाधनों के साथ और कितनी मजबूती के साथ और कितने आक्रामक तरीके से पार्टी ने चुनाव प्रचार अभियान चलाया। मेघालय में तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस पार्टी को खत्म कर दिया था। उनके सभी विधायकों को पार्टी के बड़े नेताओं को अपने में शामिल कर लिया, अपने सत्ता और अपनी ताकत के बल पर। परिणाम क्या मिला कि भारत कांग्रेस तो तब भी अपनी सीटें कुछ जीत के चली आई। निश्चित रूप से उसको वो सफलता नहीं मिली जो 2018 के चुनाव में मिली थी, लेकिन अपने राजनीतिक वजूद को उसने बनाए रखा। और तृणमूल कांग्रेस कहां चली गई वो आपके सामने है। नागालैंड की स्थिति भी आप देख लीजिए। नागालैंड में निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए बड़ा सबक है कि उसका खाता नहीं खुला, लेकिन यह सबके लिए, सभी दोनों राष्ट्रीय दलों के लिए चेतावनी है कि क्षेत्रीय दलों की आप अवहेलना नहीं कर सकते। क्षेत्रीय दल पूरी ताकत के साथ वहां मौजूद है और बड़ी ताकत के साथ मौजूद है, और आम लोगों की धारणा, आम लोगों की पसंदगी इन राज्यों में क्षेत्रीय दलों के साथ ही है। नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से प्रचार अभियान चलाया और सफलता के प्रतिशत आप देख लीजिए। केवल अगर तीनों राज्यों के विधानसभा सीटों, माने 180 सीटें हैं, 179 पे चुनाव कराया गया, उसमें केवल 26% सीटों पर चुनाव जीती है भारतीय जनता पार्टी। शेष जो सीटें हैं वह या तो क्षेत्रीय दलों के पास है या तो कांग्रेस के पास है, और आप ये कह रहे हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी जीत गई। कौन सा जन समर्थन आपको मिल गया? और उस 26% सीटों में सर्वाधिक सीटें त्रिपुरा की हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है कि आप भले आप एक नरेशन बनाने की कोशिश करें कि हम तीनों राज्यों में चुनाव जीत गए, वास्तविकता इससे अलग है। और इन तथ्यों को बताने की जिम्मेदारी जिन लोगों के ऊपर है, सबसे बड़ा खेदजनक स्थिति है कि वो इस तथ्यों को छिपा रहे हैं हम लोगों से। तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए इन चुनावों में बड़ा एक संदेश छिपा हुआ है, और इस संदेश को दीवारों पर लिखे हुए मोटे मोटे शब्दों में, अक्षरों में लिखे हुए इन संदेशों को अगर इन राजनीतिक दलों में ने पढ़ने की कोशिश नहीं की तो आने वाले दिन उनके लिए और दुर्भाग्यपूर्ण होंगे। अब अगर आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की बात कीजिए तो ये बहुत बड़ी टिप्पणी है केंद्र सरकार के ऊपर। केंद्र सरकार के विरोध के बावजूद सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कोलिजियम बनाया। सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में बहस किया कि जो नियुक्तियों का वर्तमान व्यवस्था है उसमें कोई हस्तक्षेप न किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने इसको स्वीकार कर दिया और एक कोलिजियम बना दिया। हालांकि ये भी कहा है अपने निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कि यह कोलिजियम की व्यवस्था सरकार द्वारा नियुक्ति संबंधी नए नियमों के बनाने तक ही बनी रहेगी। नए नियम बन जाएंगे उसके बाद क्या स्थिति होगी देखो अलग की, कोलिजियम का सिस्टम खत्म होगा। हो सकता है उस नए कानून की भी समीक्षा करे सर्वोच्च न्यायालय, लेकिन अभी आदेश में यही है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग के कामकाज पर जिस तरह की टिप्पणी की है, यह खोलने वाला है किस दौर से हम गुजर रहे हैं और संवैधानिक संस्थाएं किस तरीके से प्रयास करके उनको कमजोर किया जा रहा है और उनके कामकाज में किस तरह की गिरावट आई है, और वह गिरावट लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए कितने घातक है। ये बहुत बड़ी टिप्पणी है। अदानी और हिंडनबर्ग के मामले में जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा वह बहुत ही आशा जगाने वाली स्थिति है, और हमको उम्मीद करनी चाहिए कि जिस तरीके से नियामक संस्थाओं ने अपनी सार्थकता खोई है इस मामले में, वह बहाल होगी। अगर सर्वोच्च न्यायालय ने देश के 3 मूर्धन्य और क्रेडिबल जजों को इसमें शामिल किया, 3 बड़े विद्वानों को इस समिति में शामिल किया, तो यह माना जाना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने बड़े गंभीरता पूर्वक इस मामले को लिया है। और यह भी सरकार के ऊपर टिप्पणी है कि सर्वोच्च न्यायालय ने उनके द्वारा लिफाफे में बंद सिफारिशों को मानने से स्वीकार किया। सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार के को किस रूप में देखते हैं और अपनी स्वतंत्रता, अपनी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए वो कितनी सजग है। सर्वोच्च न्यायालय ने केवल इन 3 समितियों, इन 6 सदस्यीय समिति बना करके नहीं रुकी है,
अपने आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि यदि यह समिति उचित समझे तो अपने लिए विशेषज्ञों के परामर्श के लिए भी उनको आमंत्रित कर सकती है, उनको नियुक्त कर सकती है। और हिंडनबर्ग रिपोर्ट में उल्लिखित सभी पक्षों को जांच में शामिल किया। याचिकाकर्ताओं, चारों याचिकाकर्ताओं से भी उसने कहा है कि आप अपनी बातें समिति के सामने रखें, उनको भी नोटिस जारी किया। पूरे के पूरे प्रकरण को सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ी गंभीरता से लिया है और इस आदेश को इस रूप में आम आदमी के लिए संदेश के रूप में लिया जाना चाहिए कि आम निवेशक के आर्थिक हितों को बचाए रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने गंभीरता से पहल की है और उन किसी भी प्रयासों को, उन किसी भी तिकड़मों को, उन किसी भी कृत्रिम प्रयासों को पर रोक लगाने की कोशिश की है जिसके माध्यम से शेयरों के दाम बढ़ाए घटाए जाते हैं, आम निवेशक के हितों की अनदेखी की जाती है। अडानी का यह मामला, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामान्य रिपोर्ट नहीं है। यह केवल किसी औद्योगिक घराने के पक्ष में या खिलाफ यह मामला नहीं है। इस देश के सामान्य निवेशक के आर्थिक हितों से जुड़ा हुआ है। इस देश के सामान्य निवेशक के बाजार के प्रति विश्वास और अविश्वास से जुड़ा हुआ है। यह मामला आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए, नियमित करने के लिए जिम्मेदार संस्थाओं के कार्य पद्धति से जुड़ा हुआ है। एक बड़ा मुद्दा है। आप अगर देश के सामान्य निवेशकों के आर्थिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं, गोया कि आप लोगों के विश्वास को तोड़ते हैं, उनके भविष्य के साथ आप मजाक करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी प्रश्नों को गंभीरता से लिया है। तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय केंद्र सरकार के कामकाज के ऊपर भी एक गंभीर टिप्पणी है और मुझे लगता है कि यह जो हिंडनबर्ग और अडानी का प्रकरण है, 2024 के सामान्य निर्वाचन में भी यह बड़ा मुद्दा बन के आएगा सामने। इससे सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकती और 2 महीने के भीतर जो सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि आप अपनी जांच को पूरी कीजिए और समिति के समक्ष रखिए। सर्वोच्च न्यायालय के अधीन हो रही यह जांच निश्चित रूप से तथ्यपरक होगी और लोगों के विश्वास को बनाए रखने में कामयाबी रहेगी। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कहीं ना कहीं उम्मीद जगाते हैं सर्वोच्च न्यायालय ने जिस तरह से अपनी टिप्पणियां की हैं। तो धनंजय जी के पास आता हूँ। धनंजय, जैसा आपने सुना सुनील जी को भी, और हर विषय पर उन्होंने बड़े विस्तार से अपनी व्याख्या की। अब क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन का जो कार्यशैली पिछले कुछ समय से रही है और खासतौर से महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी चर्चा रही है उस कार्यशैली की भी, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया या नियम बनाया है उसके बाद क्या इलेक्शन कमीशन के बारे में जो लोगों के कम से कम धारणा कहीं ना कहीं बन रही थी उसमें परिवर्तन आएगा? साथ ही विपक्षी पार्टियों की अगर हम बात करें, पिछले वर्ष की हम बात करें तो 3 राज्यों में चुनाव हुए थे, जिसमें हिमाचल था, गुजरात था और दिल्ली एमसीडी का चुनाव था, जिसका उल्लेख किया सुनील जी ने भी। उसके पश्चात अब नॉर्थ ईस्ट में चुनाव होता है। इसमें देखे जाए अगर गुजरात को छोड़कर भाजपा ने अपने स्तर पर कहीं भी कोई भी चुनाव में अपने को मजबूत रूप से एक तरफा बहुमत कहीं नहीं उनका आया है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि विपक्षी पार्टियों की एकता इन चुनाव परिणाम के मद्देनजर आवश्यक हो गई है? क्या लगता है आपको? देखिए, ये चुनाव के मद्देनजर तो मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि जो कुल मिलाकर के बीजेपी ने या मोदी सरकार ने पिछले 8-9 वर्षों में जो एक जाल फैलाया और एक कुछ खास उद्योगपतियों को जो है आगे बढ़ाने का जो कार्यक्रम चलाया, मुझे लगता है कि एक जो कहावत है ना कि पाप का घड़ा खुद फूटता है, तो वो उस नतीजे पे पहुंच चुकी है स्थिति। और तीनों तरफ से देखिए कि आप जो है जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो संविधान है और जो नागरिक है, ये तीनों इस अभी जो चल रहा है, जो जिन जिन प्रसंगों पे आप बात कर रहे हैं उसमें महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और फाइनली ये लगता है कि संविधान, नागरिक और संवैधानिक संस्थाएं, ये तीनों ही कंट्रोल कर सकती हैं अराजकता। और राजनीतिक पार्टियों की ये बात नहीं है, राजनीतिक पार्टियों को बहुत छूट दी गई और उस छूट का नतीजा ये निकला कि सारी जांच एजेंसियों को, सारी एजेंसियों को, संवैधानिक संस्थाओं को, सारे नियम कानून को हता बता करके नैतिकता कहीं मानदंड के तौर पे नहीं रखी गई और ये शासन चलाया गया, ये चल रहा है। मतलब इमरजेंसी के दौरान तो मैं बहुत छोटा था, लेकिन और भाई साहब जो हैं, सुनील भाई साहब हैं और जोशी साहब हैं, सब कुछ पता होगा। इमरजेंसी के समय भी हम सुनते हैं कि ऐसे हालात नहीं थे, वो तो घोषित था कि भैया इमरजेंसी लगा दी है जिसके खिलाफ लोगों को बोलना है।
लेकिन ये तो अघोषित है। तो वैसी स्थिति में मैं तीनों को अगर जोड़ूं तो देखिए, उद्योगपतियों को जो बढ़ाने का जो काम किया और नोटबंदी से जो काला धन आया वो कहाँ गया, उसे भी ढूंढेगी जब अब तो पता चलेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि आयोग बिठा दिया है और कहा है कि 2 महीने के भीतर, जिस पे अभी सुनील भाई साहब बता रहे थे कि 2 महीने के भीतर आप जो है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट क्या कह रही है उसको समझिए और अडानी का खेल पूरा क्या है उसको समझिए और रिपोर्ट दीजिए। तो सरकार ने देखिए 2 प्रयास किए। सरकार ने प्रयास किया कि वो जो संसद में मांग उठी जेपीसी की, उस पर बात नहीं की, जेपीसी बनाने को तैयार नहीं। सरकार ने अपनी तरफ से कुछ जांच के लिए पहल नहीं की। सरकार ने फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने पहल ली तो सुप्रीम कोर्ट को कहा कि हम आपको सदस्य का नाम दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसको मना कर दिया और कहा कि नहीं, आप कुछ नहीं करोगे, हम करेंगे, अब सुप्रीम कोर्ट जांच करेगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जांच करेगी। बाकी जो रिपोर्ट छन करके आ रही है शेयर बाजार में, हालांकि अडानी के शेयर वापस लौटने लगे हैं, रौनक लौटने लगी है, लेकिन वो अलग कहानी है। लेकिन जो रिपोर्ट है कि जो मॉरिशस के यहाँ से जो पैसे आए गए हैं और फर्जी कंपनियां बनाई गई हैं, ऐसा कहा जा रहा है, और जो शेयर बाजार पे नजर रखते हैं, जो आर्थिक मामलों के जानकार हैं, उनका जो कहना है उसमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि बहुत भारी आर्थिक गड़बड़ी है। तो सुप्रीम कोर्ट उस भारी आर्थिक गड़बड़ी को देखे, और जो सच है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि अडानी गलत है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार गलत है, लेकिन उसकी नीयत जो है ना वो बताती है गलत है कि क्या है। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने अडानी वाले प्रसंग पे जो किया है वो बहुत अच्छा किया। अब दूसरी बात आपने कही जो चुनाव आयोग का मसला है। देखिए, चुनाव आयोग किस तरह से काम करता है वो हम सब जानते हैं, और हम टीएन शेषन को भी जानते हैं किस तरह से काम करवाया था चुनाव आयोग। चुनाव आयोग कैसी संस्था है ये टीएन शेषन ने बताया था, तब ये स्थिति नहीं थी। आज जो स्थिति है चुनाव आयोग की, आज जो कानून बंधे हुए हैं चुनाव आयोग से जुड़े हुए चयन के, वही कानून उस समय भी थे कि सरकार अपनी तरफ से चुनाव आयोग को तय करती है और चीफ कमिश्नर तय करती है। 2 साथी होते हैं, चीफ कमिश्नर को हटाना हो तो सदन में आना पड़ेगा, महाभियोग लगाना पड़ेगा, बाकी दोनों को जब मर्जी चाहे हटा दे। तो वो जो स्थिति वो टीएन शेषन के समय भी थी, लेकिन टीएन शेषन ने बताया था कि भाई अगर आप ताकतवर हो, मजबूत हो, तो कोई भी सरकार आपको हिला नहीं सकती है। जो बाद के सालों में वैसे चुनाव आयुक्त कोई नजर नहीं आए। अभी जो चुनाव आयुक्त हैं पिछले कुछ वर्षों से, वो तो भयावह है। केंचुआ उनको कहते हैं, उसे केंचुआ भी किसानों की मदद करता है, किसान की मदद करता है फाइनली। तो सुप्रीम कोर्ट जब सर से पानी बह गया तो सुप्रीम कोर्ट ने अब जो निर्णय दिया है कि चुनाव आयोग के जो कमिश्नर है, चीफ कमिश्नर है, उसको हटाने का तरीका सदन के पास तो है, लेकिन बाकी 2 चुनाव आयुक्त है उसको भी आप नहीं हटा सकते। ऐसे तीनों को हटाने का तरीका एक ही अपनाना पड़ेगा और आपको सदन में जाना पड़ेगा महाभियोग लेकर। एक महत्वपूर्ण फैसला है। तो अब जो 2 चुनाव आयुक्त हैं वो केवल डमी नहीं रहेंगे, उनको भय नहीं रहेगा, वो भी चुनाव आयुक्त की तरह ही निर्णय लेने में स्वतंत्र रहेंगे, निष्पक्ष रह पाएंगे और डरेंगे नहीं। एक तो ये है। दूसरा ये है कि चुनाव आयोग का जो अब तक चयन होता रहा कमिश्नर का, वो सरकार अपनी तरफ से तय कर देती थी। अब कह दिया कि भाई 3 लोगों का पैनल होगा। 3 लोगों में कौन होंगे? तो भाई एक पीएम होंगे, एक विरोधी दल का जो सदन में नेता है वो होगा, और एक जो है सीजीआई होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। तो ये 3 अलग अलग ध्रुव हैं, विधायिका से 2 और कार्यपालिका से 1। संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी किनके पास है? संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी जो है जो सरकार में है, जो विरोधी पक्ष के नेता हैं और जो सीजीआई है, इन तीनों के पास है। तो ये बहुत अच्छा निर्णय है और मुझे लगता है इस निर्णय का असर दूरगामी होगा, और दूरगामी होगा अब जो है 2024 के संदर्भ में देखिए, और ये जो चुनाव परिणाम जो आ रहे हैं उसको अगर मैच करते हैं तो आप देखते हैं कि जनता भी एक फैसला दे रही है। और हमारे भारतीय जनता में एक कमाल बात है, मैं इसको मानता हूँ। मैं मानता हूँ बहुत अशिक्षित जनता है, मैं ये भी मानता हूँ धार्मिक और जातीय भावनाओं में भड़क जाते हैं, लेकिन एक और प्लस क्वालिटी है उसके पास। वो क्वालिटी ये है कि यहाँ की जनता अहंकार बर्दाश्त नहीं करती। इसलिए शायद मुझे लगता है कि हमारी कहानियों में, हमारे जो धार्मिक आख्यान है, उनमें अहंकार को सबसे ज्यादा दुर्गुण माना गया है और उसको लेकर के सबसे ज्यादा कहानियां बनाई गई। वो चाहे कंस की बात हो, चाहे वो रावण की बात हो, चाहे और की बात हो, दुर्योधन की भी बात कर लीजिए, किसी की बात कर लीजिए। तो ये जो अहंकार पाल लिया था, ये जो 2 चेहरे दिखते हैं जो बड़े, खास करके बीजेपी के जितने नेता प्रवक्ता जिस तरह से देखिए चैनलों पे बात करते हैं, वो जो छोटे मोटे नेता भी, साध्वी प्राची किस तरह से बोलती है संविधान के खिलाफ, जिस तरह से कोई भी
ठग जैसा साधु जो है टीका लगा लेता है, त्रिपुंड लगा लेता है, भगवा पान लेता है और बकवास कर रहा होता है और संविधान को चुनौती दे रहा होता है कि जो है ये हिंदू राष्ट्र है, या कोई मुसलमान उठ के बोलता है ये मुस्लिम राष्ट्र बना के छोड़ेंगे। तो ये क्या है? ये इसलिए है कि संविधान को गरिमा जो मिलनी चाहिए वो नहीं दी गई। तो जनता अहंकार को बर्दाश्त नहीं करती है और जब सर से पानी गुजरेगा तो जनता फैसला करेगी। बीजेपी को सचेत हो जाना चाहिए। मुझे लगता है सारे चुनाव, चाहे नॉर्थ ईस्ट के चुनाव, भले त्रिपुरा में सरकार उसकी बच गई है, लेकिन 32 ही सीट है भाई आपके पास। एक अध्यक्ष बनाओगे फिर बचेगा 31, तो 2 भी खिसक जाएंगे ना, तो आपकी सरकार गिर जाएगी। और जब सत्ता बदलती है ना, जब दिल्ली की सत्ता बदलती है तो बहुत चीजें बदल जाती है। और नॉर्थ ईस्ट में छोटे छोटे दल इतने ज्यादा हैं कि उन दलों को धमकाना, उनको लालच देना बड़ा आसान काम है। आज हम सब जानते हैं कि कोई भी राजनीतिक पार्टी वो अपने उसूल पे नहीं चल रही है, सबके एजेंडा में भ्रष्टाचार है। इसलिए है कि चुनाव का खर्च इतना बढ़ गया है, रैली करने का खर्च इतना बढ़ गया है। मुझे कई बार सोचता हूँ प्रशांत जी, सुनील भाई, मैं कई बार सोचता हूँ कि भाई ये जो है आज इतना मीडिया का प्रभाव हो गया है, घर घर मीडिया है, वैसे में रैलियां क्यों करते हैं? क्यों लोगों को बुलाते हैं तंबू लगा करके, बसों में भर करके? आप सारे मैसेज पकड़ा सकते हैं। बीजेपी कहती है पन्ना प्रमुख बना रहे हैं, यानी बूथ जो वोटर लिस्ट है उसके एक पन्ने पे जो 30 लोग होते हैं उस पे एक आदमी का नियुक्त कर रहे हैं और उसके साथ और 10-20 लोग होंगे। तो भाई इतनी जब पकड़ है जड़ तक, तो क्यों इतने करोड़ों करोड़ की रैली करते हो? क्यों इतना चुनाव खर्च? आपको तो बीजेपी को तो चाहिए था, मोदी जी को चाहिए था कि चुनाव खर्च जो चला गया है करोड़ों में, मतलब सोचिए कि एक विधायक को लड़ने के लिए कम से कम 4 से 5 करोड़ चाहिए, एक सांसद को लड़ने के लिए 7 से 15 करोड़ रुपए चाहिए। अब बताइए 15 करोड़ रुपया एक लगाएगा सांसद, पता नहीं हारेगा कि जीतेगा ये भी नहीं पता है, तो क्या करेगा? भ्रष्टाचार नहीं करेगा तो क्या वो दान देगा? इस देश के संविधान में बनाया गया कि कोई भी नागरिक चुनाव लड़ सकता है। बताइए हम आप चुनाव लड़ सकते हैं क्या? वोटर लिस्ट का जेरॉक्स कराने का जो खर्चा है वो देने की औकात हमारी नहीं है। तो जो चुनाव में जो ये कहा गया था कि जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है, इसमें जनता तो कहीं दिखाई नहीं पड़ती है। उद्योगपति किसी को, अब अडानी साहब जो है जहाज तक दे देते हैं, पता नहीं क्या क्या दे देते होंगे, मालूम नहीं, चूंकि सरकार भी उनको पोर्ट से लेकर के रेलवे लाइन से लेकर के सब कुछ दे देती है। तो ये जो सौदा है आम जनता देख रही है। जनता का वो वर्ग जो अशिक्षित है, जो हिंदू मुसलमान में पड़े हुए हैं, शायद उनको समझ में नहीं आ रहा है, पाकिस्तान की बर्बादी के बाद भी, अफगानिस्तान की बर्बादी के बाद भी। लेकिन हम आप जो बैठ के बहस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनको समझ में आता है कि पाकिस्तान की जो आज बर्बादी है, उस बर्बादी में वही इस्लाम है। हिंदुस्तान को बर्बाद करने की मंशा ही ने उसको बर्बाद किया। उनके रक्षा मंत्री बोल रहे हैं, फिर भी अगर हमारे हिंदुस्तान के लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है तो दुर्भाग्य है। लेकिन मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के जब सुप्रीम कोर्ट के जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कदम उठाया है, उससे लग रहा है कि चीजें बदलेगी। और संवैधानिक संस्थाओं में मैं बताऊं आपको, 5 लोग भी अगर ताकतवर खड़े हो जाए ऐसे ही, तो बड़ा से बड़ा नेता भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सबको कागज से डर लगता है, सबको कानून से डर लगता है। कोई भी जेल में बंद हो सकता है। लालू प्रसाद यादव जो है जब चीफ मिनिस्टर थे तो उनका अहंकार जो है आसमान छूता था, मोदी से कम नहीं थे वो। लेकिन कितने साल जेल में बंद रहे उसका अंदाजा सब नागरिकों को लगाना चाहिए। तो कानून जो है जब फंसिएगा तो बचिएगा नहीं, कोई बचाएगा नहीं। ये मैसेज है संविधान का, ये मैसेज है सुप्रीम कोर्ट का, और ये मैसेज जनता को भी समझना चाहिए। खाली अहंकार को रोकने से काम नहीं चलेगा, आप संविधान को बचाइए। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कानून सबसे ऊपर होता है और को उसकी मान्यता जो चाहिए राजनीतिक दलों को। कि कोई भी अहंकार से आपने उदाहरण दिया, निश्चित रूप से अहंकार का पतन होता है। और हरीश जोशी जी के पास आता, हरीश जी जैसे आपने सुना भी सही वक्ता होगा, और जैसे कि चुनाव आयोग के संदर्भ में जो सुप्रीम कोर्ट का जो एक निर्णय कल आया है, उसके संदेश बड़े हैं, नितार्थ बड़े हैं। क्या वह मील का पत्थर साबित होगा भारतीय राजनीति के अंदर, भारतीय चुनावी राजनीति जो व्यवस्था है उसके अंदर? आपको क्या लगता है, क्या महसूस होता है हरीश जोशी जी? कोर्ट के ये उम्मीद की किरण जगा, मुझे लगता है कि ये उम्मीद का एक दिया है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रज्वलित किया गया है। बहुत सारी बातें, दरअसल पतन जो है वो उसकी कोई सीमा नहीं होती। कांग्रेस के अगर आपातकाल वाले हिस्से वो भी इतना भयावह नहीं था।
अगर उसे छोड़ दें तो कांग्रेस के शासन में बहुत सारी ऐसी चीजें आई जिसने सत्ता को ट्रांसपेरेंट बनाने और नियामक संस्थाओं को मजबूती देने का काम किया। चुनाव आयोग में अगर शेषन जैसे व्यक्ति बैठ सके और अपना कार्य कर सके, उसके पीछे भी सत्ताधारी दल की कहीं ना कहीं अच्छी मंशा थी कि वो चाहते थे कि ये एक सुधार हो। राजीव गांधी पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कहा कि 1 रुपया ऊपर से चलता है तो 15 पैसे नीचे पहुंचते हैं, मतलब आम आदमी तक उसका बेनिफिट जो आता है वो 15% तक पहुंच पाता है जो 1 रुपया चलता है। तो बीच में वो 85 पैसा गायब हो जाता है। सत्ता उनकी थी, सरकार थी, लेकिन इस बात को स्वीकार करना कि भ्रष्टाचार जो है वो इस तरह व्याप्त हो गया है राजनीति से लेकर और प्रशासन और नीचे तक कि वो 15 पैसे रह जाता है, और इसको सुधार करने के लिए उन्होंने प्रयत्न किए। सबसे बड़ी बात है कि आरटीआई जैसा एक अस्त्र दिया आम आदमी को, और उससे आरटीआई के आपने देखे कि आरटीआई से क्या क्या चीजें सामने निकल कर आई। और आज की तारीख में अगर आप पिछले दिनों में जो भाजपा का शासनकाल है उसमें देखें तो ऐसी तमाम नियामक संस्थाओं को भौतरा बना दिया गया है, उनमें धार नहीं छोड़ी गई है, वे सारी की सारी पपेट हो गई हैं। और उसका कारण है कि नियामक संस्थाओं में जो लोग वहां या मनोनीत किए गए हैं वो सारे के सारे इस तरह के लोग हैं जिनको आसानी से अपने कहने पर चला सकते। आप जब नियुक्ति प्रक्रियाओं में और योग्यता नहीं देखोगे, जब आप उसमें पारदर्शिता नहीं होगी, जब उसमें नियमों को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, तो फिर स्थितियां ऐसी ही होंगी कि चाल, चरित्र और चेहरा ये भारतीय जनता पार्टी की पहचान थी, इसलिए मैंने और आपने उन्हें वोट दिया। मैंने और आपने का व्यापक, अब वो चाल, चरित्र और चेहरा सबके सामने है, व्यक्ति जानता है, हर व्यक्ति जानता है। कल मेरे पास में एक नगर निगम के ठेकेदार का फोन आया। अभी हाल में मेरठ में नगर निगम के कॉरपोरेशन के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एक ठेकेदार ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसका काफी बड़ा अमाउंट जो है पिछले सालों से पेमेंट नहीं हुआ, 2-3 साल से उसे पेमेंट नहीं हुआ, और उसने जो काम कराए थे ना तो उसे ये कहा गया कि ये काम मानकों के विपरीत हैं इसलिए आपका रोका गया है, बस वो रोक दिया गया, तो उसने आत्महत्या कर ली। एक मेरे पास में ऐसे ही कॉन्ट्रैक्टर का फोन आया, बोला जोशी सर आप मुझे एक हिडन कैमरा दे दीजिए तो मैं आपको बताऊंगा कितने रुपए के कॉन्ट्रैक्ट में कितने प्रतिशत कमीशन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जाती है और जा रही है। और बोले इतना खराब स्थिति है भ्रष्टाचार की, ऐसी स्थिति कभी नहीं रही। उसने खुलकर कहा कि उसका प्रतिशत इतना बड़ा हो गया है कि निर्माण कार्य 2म दर्जे के होंगे ही होंगे। तो मैंने कहा भाई आजकल तो बहुत खराब स्थिति है, हम भी दयनीय स्थिति में जी रहे हैं। अगर हम पहली बात तो मैं कोई स्ट्रिंग करता हूं तो उसे कोई मेन स्ट्रीम का मीडिया चलाने के लिए तैयार नहीं होगा, ये भी कांग्रेस के शासन में ही चल सकता था। आपकी आवाज जो मुखर हो सकती थी, आप जो आलोचना कर सकते थे, आप जो आईना दिखा सकते थे, ये गैर भाजपाई सरकार में ही आप दिखा सकते थे। कांग्रेस को भी छोड़ दें तो बाकी की जो गैर भाजपाई सरकार नहीं है उनमें भी दिखा सकते थे। अटल जी के समय तक ये स्थिति बनी हुई थी कि आप काफी हद तक वो लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते थे। आज विरोध के लिए आपके पास कोई जगह नहीं बची है। नेहा राठौर है, उसने एक गाना गा दिया तो उसके पास नोटिस भेज दिया काबा पर। अरे भाई काबा पर आप नोटिस भेज रहे हैं, एक महिला पर नोटिस भेज रहे हैं, वो गा रही है, उसके पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसने किसी का अपमान नहीं किया, उसने एक अपनी अभिव्यक्ति उस गीत में लिखकर गा दी।
तो आज अगर कोई स्टिंग ऑपरेशन कर दे तो वो जेल में होता है। आपने उत्तर प्रदेश में सुनील जी देखा है, हो सकता है आपके जिले में भी या आसपास कानपुर वगैरह में भी एक दो इसी लिए जेल चले गए हों। और सारी जो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत, जब पानी सिर से ऊपर हो गया है तब हस्तक्षेप किया है। और ये हस्तक्षेप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए और बहुत मान मर्यादा के साथ में उन्होंने स्पष्ट किया है। और जो व्यवस्था की है उससे सत्ताधारी दल को ये सोचना चाहिए कि वो किस राह पर चल रहे हैं। हालांकि वो जानते हैं किस राह पर चल रहे हैं। चुनावों में सबसे ज्यादा होर्डिंग्स जो हैं, आप किसी भी हाईवे के होर्डिंग देख लीजिए, उन दिनों अगर कोई दूसरी पार्टी उन्हें लेना भी चाहती है तो वो पहले से ही बुक होते हैं और अच्छे अमाउंट में बुक होते हैं। तो सारे होर्डिंग्स पर पूरे देश के उनका कब्जा है, सोशल मीडिया पर उनका कब्जा है, मेन स्ट्रीम चैनल्स जो हैं वो तो सब जानते हैं। अब घर में स्थिति ये हो गई है, वो कहते हैं भैया कोई सत्संग वाला चैनल लगा दो, वो सुन लेंगे। कोई न्यूज चैनल, इन घरों में न्यूज चैनल 24 घंटे चलते थे, वहां अब मेरे ही घर में बच्चे चैनल चलने नहीं देते हैं। ऐसा और भी घरों में मैंने देखा न्यूज चैनल कहीं चलता हुआ दिखाई नहीं देता है। तो ये जो है स्थितियां बन गई हैं। मीडिया एक स्तंभ है, न्यायालय पर मैं कोई टिप्पणी अभी नहीं करना चाहता। और चुनाव आयोग जैसी नियामक संस्थाएं हैं, सेबी जैसी नियामक संस्थाएं हैं, ये सारी की सारी संस्थाएं जो हैं वो एक तरीके से कठपुतली बनी हुई हैं। और चुनाव में जो पैसा खर्च होता है, देखिए मोदी जी पीएम हैं, मैं उन्हें ब्रांड मोदी कहता हूं। तो ब्रांड मोदी, गुजरात के मुख्यमंत्री की ब्रांड मोदी बनने की जो कहानी है वो हमारे गुजरात के जोशी जी ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं, वो उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन एक बात कोई भी व्यक्ति जो बहुत ज्यादा नहीं जानता वो भी ये कह सकता है कि ये जो पैसा है इससे सत्ता प्राप्ति के लिए मार्ग प्रशस्त किया जाता है। वो चाहे अडानी के कारोबार से कहीं ना कहीं कोई हिस्सा आता हो, या दूसरी जगह से आता हो, या तीसरी जगह से आता हो, या सब जगह से आता हो। चुनावी बॉन्ड उसका एक नमूना है। ऐसी स्थितियों में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो पहल की है, उम्मीद ये करनी चाहिए। और मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूं, प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि वो इस तरह की जो निर्णय है वो लगातार हमें देखने को मिले, जिससे पीड़ित जनता को थोड़ी राहत मिले। जी प्रशांत जी। जी बिल्कुल, आपने बहुत सारी बातें कही और ईश्वर से प्रार्थना भी की है, प्रार्थना भी उसमें समाहित है, ऐसा मैं मानता हूँ सभी की। तो मैं गिरीश जोशी जी के पास आता हूँ। गिरीश जी से आपने सुना कि सभी को, और जैसे वर्तमान की राजनीति को अगर देखें, बेशक मोदी जी का जो लोकप्रियता है उसके बारे में कहा जाता है अभी भी वह पूरी अपने जो ऊंची स्तर पर बनी हुई है, लेकिन साथ ही विपक्षी राजनीतिक दलों की अगर बात करें, विभिन्न चुनावों में उनकी जीत भी स्पष्ट कर रही है कि कहीं ना कहीं मतदाताओं का मूड बदल रहा है, और वह जहाँ अच्छा विकल्प उन्हें दिखाई देता है वह बीजेपी को छोड़कर उस विकल्प के पास अपना मत देना ज्यादा उचित समझ रहे हैं। अब क्या लगता है भविष्य में जो संकेत मिल रहे हैं चुनावों के परिणाम से, चाहे उपचुनाव में, चाहे विधानसभा के या एमसीडी के, वह बड़ी राजनीतिक लाइन खींचने की तरफ अग्रसर हो चुका है? गिरीश जोशी जी। हाँ प्रशांत, ये हरिभाई ने जैसे बताया, वो गुजरात मॉडल की जो ब्रांडिंग की जो सिस्टम थी वहां पे, ये मैं आपको एक अजीब चीज मैं आपको बता सकता हूँ कि म्यूनिसिपैलिटी में यहाँ पर एक 60-40 का रेशियो चलता था। मतलब जो कमाई हो गई उसमें 40% कांग्रेस के कॉर्पोरेटरों को भी मिलता था। मतलब आप काफी देखिए 10-15 साल से वहां पे आपकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। लोकल फोटो डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे, यहाँ पे गटर व्यवस्था नहीं है, पानी नहीं है, लेकिन सुनवाई हो ही नहीं पा रही थी, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी में जाके वो बताएगा कौन। तो धीरे धीरे ये हो गया कि ऑपोजिशन खत्म हो गया। अब पब्लिक चिल्लाती रहती है, उससे कोई ज्यादा इंपैक्ट होता नहीं, क्योंकि जिसने ज्यादा चिल्लाया उसको एमएलए लाके कोई काम धंधा दिलवा देता है, उसको ठेका दिलवा देता है। तो इन लोगों ने बिल्कुल एक सिस्टम समझ ली कि जो चिल्लाता है उसको अपनी तरफ काम दिला के ले लो, बाकी पब्लिक बोलती रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें इनका ब्रांड बहुत बड़ा हो गया कि सारी म्यूनिसिपैलिटी हो गई। इन्होंने जैसे आईपीएल में करप्शन लीगलाइज कर दिया, उन्होंने मैच फिक्सिंग लीगलाइज कर दिया, ऐसे इधर इन्होंने समरस करवा दिया। अगर आप बगैर इलेक्शन के पंचायत बनाओगे तो आपको 4 लाख रुपया मिलेगा। तो अब वो लड़ने के बाद 4 लाख रुपया बांटे से अच्छा 4 लाख लेके दोनों आपस में बांट लेते थे।
तो ये जो पूरा एक मॉडस ऑपरेंडी था वो यही था कि ऑपोजिशन को अपनी जगह रख के खुश रखो, पब्लिक तो चिल्लाती रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो ये एजेंडा जो चल रहा था सब जगह, लेकिन वही मैंने जैसे आपको बताया कि ये इकोनॉमिकल एस्पेक्ट आपके गुजरात मॉडल में चल सकता है। यहाँ पे लोग मनी माइंडेड है, वो अपने सोचेंगे कि अपना फायदा हो रहा है तो पड़ोसी का क्या देखना। लेकिन दूसरे स्टेट्स में जहाँ पे रीजनल पार्टीज बहुत पावरफुल है, जैसे शुक्ला साहब ने बताया कि कुछ भी आप कर लो, रीजनल पार्टीज को अब ये बिल्कुल एहसास हो गया है कि ये हमको मगरमच्छ की तरह खा जाएंगे इनके साथ रहे तो 2024 तक आप काफी पार्टियों को देखे जो निकल चुकी हैं, वो अपना अपना दबदबा देख रहे हैं कि ऑपोजिशन में जाके बैठना। तो ये जो हो रहा है ये ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर ऑपोजिशन है, वो इकट्ठे हो या ना हो। लेकिन ये पता है कि नेशनल पार्टी अगर भाजपा के सामने कोई है, दैट इज कांग्रेस। इनको सारों को उस बैनर में आना है और ये अंडरग्राउंड इनकी एग्रीमेंट हो भी गई है। तो ये तय है कि जब जीत जाएंगे तब वो अपना गठबंधन कर सकते हैं। अब ईसी का जो बात किया शुक्ला साहब ने, उसमें मैं आपको बता दूं कि काफी लोग से अभी मेरी बात हो रही, बोल रहे थे कि इमरजेंसी जो इंदिरा की, ये बोल रहे हैं कि इंदिरा की इमरजेंसी बुरी थी, उसमें पब्लिक बहुत खुश थी। आपकी ट्रेन बिल्कुल डॉट ऑन टाइम चलती थी, आपको टीसी जितने वो यूनिफॉर्म में मिलते थे, वो बाद अब आपसे बात करते थे, रिजर्वेशन का सारा जो ब्लैकमेलिंग था वो खत्म हो गया था। तो पब्लिक उसमें खुश थी, पब्लिक से क्या नाराजगी थी। लेकिन क्योंकि ऑपोजिशन वालों को पकड़ पकड़ के जो ऑपोजिशन खत्म करने का जो कीमा था वो जेल में जाने के बाद ज्यादा प्रोपोगंडा हुआ, तो उसकी वजह से पब्लिक ने भी सोचा कि आज अगर इनको जेल में डाल रहे हैं हमको डालेंगे। ये इन्होंने फियर फैक्टर पब्लिक में खड़ा किया था। लेकिन उस इमरजेंसी का अगर आप एस्पेक्ट देखें तो पब्लिक बहुत खुश थी। आप बैंक में चले जाइए, 9:45 बजे सारे आदमी आपको अपने टेबल पे मिलते थे, बिल्कुल उनको टाइम था उस टाइम में उसको काम कर देना था। आपकी एप्लीकेशंस का डिस्पोजल बिल्कुल जो गाइडलाइन थी उसी हिसाब से होता था। तो ये इमरजेंसी उससे हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। और अभी जो सबसे बड़ा एडवांटेज हो रहा है हिडन, वो ये है कि ईसी का चेंज होने से आपका सबसे पहले फर्क पड़ेगा आपके बॉन्ड्स में, इलेक्टोरल बॉन्ड्स में। जो आप अपनी मनमानी चला रहे थे, ईसी के पावर्स में है कि वो बताएगा कि नहीं ये हम इसको देखेंगे। अभी किसी चैनल पे ईसी आए थे जो बोल रहे थे कि भाई हम लोगों ने प्रपोज किया था कि सारा इलेक्शन फंड ईसी के पास होगा और वो नॉमिनेटेड कैपेसिटी हिसाब से वो अपनी पार्टियों को डिसबर्स करेंगे। तो अगर ये प्रपोजल आ जाता है तो आप समझ लो सारा सप्लाई लाइन सबका खत्म हो जाएगा। तो एक ये डिफरेंस पड़ेगा। फिर डेट जैसे आपने दिल्ली की देख ली कि गुजरात के उसको क्लब कर दिया ताकि केजरीवाल दिल्ली में ही पड़ा रहे और गुजरात में वो अटेंशन न दे पाए। तो ये डेट्स का कन्वीनियंस जो दिया जा रहा है पावरफुल पार्टीज को, ये भी बंद हो जाएगा। और सप्लाई लाइन सबसे बड़ी तो बड़ी पार्टी की बंद हो ही गई अडानी की वजह से। अगर वो उतनी तक पहुंचेंगे तब तक शायद 3 साल निकल जाएंगे। तो अभी जो एस्पेक्ट्स है और जो एटमॉस्फेयर हो रहा है, तो अब पब्लिक भी थोड़ा खुल के बाहर आ रही है। और मैं आपको बता दूं इंटरनली कुछ ऑफिसर्स यही बोल रहे हैं कि हम लोग 6 महीने के पहले अपना भी रंग दिखाएंगे, आप चिंता मत करो, क्योंकि नाउ दे आर ओपन आउट। ऐसा नहीं है, क्योंकि ईगो तो होता है, एक सरपंच होता है उसको भी ईगो होता है। तो जो सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर है उनको आपने बिल्कुल क्लार्क बना के छोड़ दिया है, तो कहीं उनका ईगो तो हर्ट हो रहा है, लेकिन दे विल वेट फॉर द प्रॉपर टाइम। और अभी जो हो रहा है, आप ये समझते हैं कि एक छोटा छोटा जो सर्कुलर आ रहा है जीएसटी का, वो मोदी साहब थोड़ी फोन करके बता रहे हैं ऐसा मत निकाल, वो ऐसा ही निकाल रहे हैं कि पब्लिक परेशान हो जाए। अब पब्लिक तो गालियां उन्हीं को देगी जो सत्ता में बैठे। तो ये जो अभी डेवलपमेंट हो रहा है, आप थोड़े दिन में देखिएगा, इलेक्शन के 6-8 महीने पहले काफी कुछ ऐसे सब ये ब्यूरोक्रेटिक हर्डल शुरू होंगी और तब उनके पास कंट्रोल करने के लिए पावर नहीं होगा। क्योंकि अगर इसी सही हुआ तो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। गुजरात में ये हुआ है कि इलेक्शन के 24 घंटे पहले भी ऑफिसर ट्रांसफर कर गए, जो बिल्कुल वायोलेशन ऑफ इसी रूल्स। तो ये अगर सारी फैसिलिटीज जो मिल रही है बंद हो जाएंगी, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 24 में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा और पब्लिक का आवाज सुनाया जाएगा। जी 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 जी, जैसा आपने कहा कि कहने जो भिन्न क्षेत्र हैं उसमें भी कहीं ना कहीं ऐसी आवाजें हैं जो समय आने पर सामने आ सकती हैं। मैं सुनील शुक्ला जी के पास आता हूँ, कार्यक्रम में हिंदी पड़ाव में पूरी जो परिचर्चा रही है उसका पूरा अवलोकन और समग्रता के साथ उनकी व्याख्या मैं चाहूंगा कि जैसे कि गिरीश जी ने भी कहा कि जो चुनाव आयोग का जो एक परिप्रेक्ष्य में हरीश जी ने भी बताया, और कि उसके जो परिणाम है आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वह कितना मुख्य भूमिका में है। और साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर हम बात करें, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान में है, उन्होंने जो स्टालिन के जन्मदिन समारोह पर जो वहां पर एक मंच साझा किया, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पद को तो हम बाद में तय कर लेंगे, पहले से हम एकजुट हो जाएं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे की वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए क्या वह विपक्षी दलों की एकता में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी वरिष्ठता के अनुसार, कि इसके जो परिप्रेक्ष्य में पूरी राजनीति को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं सुनील शुक्ला जी? इसमें कोई दो राय नहीं है कि गैर विपक्षी दलों की एकजुटता के बगैर 2024 का चुनाव उतनी मजबूती से बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ा जा सकता जो एकजुटता के साथ लड़ा जा सकता है। जो हाल के तीनों विधानसभा के चुनाव के परिणाम है, ये भी आपको इस बात का संकेत देते हैं।
जो उपचुनाव के परिणाम है वो भी इस बात का संकेत देते हैं, और हाल ही में जो 3 राज्यों के, जो गुजरात और हिमाचल के विधानसभा चुनाव थे और एमसीडी का भी चुनाव था, ये भी इस बात को संकेत देते हैं। और यह भी मुझे इसमें कोई मेरी अपनी सोच में इस पर फर्क नहीं पड़ता कि अगर कोई ऐसा दल है या कुछ दल समूह हैं जो गैर भाजपा के खिलाफ गैर कांग्रेसी गठबंधन की बात करते हैं, उसका कोई बहुत औचित्य नहीं। अगर आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, वाईएसआर, केसीआर साहब जैसे लोग ये सोचते हो कि वो कांग्रेस से अलग रह करके कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई विपक्षी एकजुटता कर सकते हैं, तो यह जनता संभव नहीं होने देगी। जनता ने अपने मतदान के तौर तरीकों से साबित किया कि वह किस पार्टी के साथ जाना चाहती है। अगर वो भाजपा से संतुष्ट है तो मतदाताओं का मेरी अपनी समझ है कि मतदाताओं के 2 समूह है, एक भाजपा के साथ है, एक भाजपा के खिलाफ है। जो भाजपा के खिलाफ है वह उसी दल के साथ है जो भाजपा से लड़ता हुआ दिख रहा है, तो एकजुटता तो जरूरी है। दूसरी चीज कि कांग्रेस ने अपने सहयोगी संगठनों के साथ लंबे अरसे तक कोई विश्वासघात नहीं किया। डीएमके के साथ पिछले कई सालों से वो समझौते में है, लेकिन कांग्रेस ने कोई ऐसी उछल कूद नहीं की जिससे पता चले कि वो डीएमके को कमजोर करके एआईएडीएमके के साथ जाना चाहती है। कांग्रेस बिहार में लंबे अरसे से आरजेडी के साथ समझौते में है, उन दोनों के बीच में कभी कोई तालमेल में संकट नहीं आया। महाविकास अघाड़ी का उदाहरण आपके सामने है। कांग्रेस ने अपने सहयोगी संगठनों के साथ, अपने सहयोगी दलों के साथ एक जिम्मेदार सहयोगी की भूमिका अदा की है। अपने सहयोगी विपक्षी दलों के मन में कोई अविश्वास नहीं पैदा किया, जो अब तक उसकी कार्यशैली दिखाई पड़ती है। इसके विपरीत एनडीए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए में सहयोगी दलों की संख्या लगातार गिरती जा रही है, लगातार, और आज कोई भी महत्वपूर्ण दल उनके साथ नहीं रह गया। अब उत्तर प्रदेश में अपना दल जैसे लोगों को आप छोड़ दीजिए, बिहार में चिराग पासवान साहब को आप छोड़ दीजिए, तो कोई ऐसा दल नहीं है जो उनके साथ बड़ी मजबूती के साथ हो। पार्टियों को तोड़ फोड़ करके, जैसे शिवसेना को तोड़ करके उन्होंने अपने साथ मिला लिया, लेकिन उनका जनाधार कितना रह गया है ये आपके सामने है। जो अब तक 3 उपचुनाव हुए, 4 उपचुनाव हुए महाराष्ट्र में, जिसमें 3 में हार गए, तो ये स्थितियां इनके अनुकूल बहुत नहीं है। दूसरी चीज, निश्चित रूप से एक स्वतंत्र, निष्पक्ष, तटस्थ और प्रभावशाली निर्वाचन आयोग की आवश्यकता होती है। निर्वाचन, और जैसे धनंजय जी ने कहा कि टीएन शेषन ने के कामकाज ने दिखा भी दिया कि संस्थाओं को हमारे संविधान ने कितने अधिकार दिए हैं। और हरि जोशी जी, टीएन शेषन साहब को चंद्रशेखर की सरकार ने नियुक्त किया था, कांग्रेस ने नहीं नियुक्त किया था, लेकिन कांग्रेस ने उनके कामकाज को कहीं प्रभावित करने की कोशिश नहीं की। यह तथ्य है कि संवैधानिक संस्थाओं को कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी की तुलना में ज्यादा आजादी के साथ काम करने का मौका दिया। उन्होंने भी कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन इतने भोले तरीके से नहीं किया। तो एक स्वतंत्र और मजबूत निर्वाचन आयोग आवश्यक है अगर हम अपने निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी और पक्षपात रहित बनाना चाहते हैं। और इसमें निश्चित रूप से सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है ये आशा की किरण जगाता है। और ये बिल्कुल सही है कि जब चुनाव की घोषणा हो जाती है तो जो सरकारी मशीनरी है उसका स्वरूप एकदम अलग हो जाता है। वो उस दबाव को नहीं महसूस करते हैं जो आम दिनों महसूस करते हैं। आने वाले दिनों में क्या स्थिति होगी तो वो देखा जाएगा। लेकिन यह जरूर है कि जो ये 3 उपचुनाव है, 3 राज्यों के चुनाव है और उपचुनाव, इन तीनों ने यह बताया है कि क्षेत्रीय दल महत्वपूर्ण है, उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। कांग्रेस भी अकेली एक ऐसी पार्टी है जो गैर भाजपा विपक्षी एकजुटता का नेतृत्व कर सकती है। और अगर गैर भाजपा कोई विपक्षी एकजुटता बनती है जो गैर कांग्रेस को लेकर के बनती है, तो मेरी अपनी समझ है कि वह भारतीय जनता पार्टी की मदद के लिए है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं है। आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से घोषणा की है कि वह मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी, यह इस बात को फिर साबित करता है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ
जो भारतीय जनता पार्टी की कार्रवाई है वह केवल आम आदमी पार्टी को चर्चा में बनाए रखने के लिए, उसके खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का जांच का कोई मतलब नहीं है। हम लोगों को उम्मीद करनी चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो पहल की है उसका असर दिखेगा, लेकिन मेरी मान्यता यह भी है कि राजनीतिक क्षेत्र की कमजोरियों को आप न्यायालय से उसको दुरुस्त नहीं कर सकते, न्यायिक प्रक्रिया से दुरुस्त नहीं कर सकते। उसके लिए राजनीतिक माध्यम ही जरूरी है, उसके लिए मजबूत राजनीतिक संघर्ष ही जरूरी है, उसके लिए एक प्रभावी राजनीतिक पहल ही जरूरी है। और निश्चित रूप से कांग्रेस को अपनी इस जिम्मेदारी को महसूस करना चाहिए। अगर वह कहती है कि वह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए संघर्ष कर रही है, तो उसकी बात में गंभीरता भी दिखनी चाहिए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस ने नागालैंड और त्रिपुरा और यहाँ मेघालय में भी चुनाव प्रचार अभियान चलाया, वो बहुत संतोष नहीं जगाता, बहुत उत्साह नहीं जगाता। एक जूझती हुई कांग्रेस नहीं थी। जिस मजबूती के साथ, मैं मानता हूं कि कांग्रेस के पास बीजेपी की तुलना में उतने संसाधन नहीं है, लेकिन इतने भी कम नहीं है कि आप लड़ते हुए न दिखें, अपनी मौजूदगी आप न दिखाएं। इतने कम प्रचार के बावजूद भी अगर लोग आपके साथ खड़े हो जाते हैं और आपके साथ खड़े हैं, गोया कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस एक पसंद है लोगों की। लेकिन लोगों के इस पसंद को विश्वास में डालने के लिए जरूरी है कि कांग्रेस उस मजबूती के साथ लड़े, एक जूझती हुई कांग्रेस दिखाई पड़े। और निश्चित रूप से अगर कांग्रेस लड़ती हुई दिखेगी तो जो गैर भाजपा मतदाता है उनके पीछे खड़ा होगा। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ निश्चित रूप से उसके गवर्नेंस को लेकर के एक लोगों के मन में आक्रोश है। अगर महंगाई एक मुद्दा है लोगों के सामने, तो लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। अगर बेरोजगारी एक मुद्दा है लोगों के सामने, तो लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। अगर देश में गिर रही अर्थव्यवस्था, संवैधानिक संस्थाएं, संघीय ढांचा कमजोर हुए हैं, तो लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। और इस नाराजगी का परिणाम तभी दिखेगा जब जो भी गैर विपक्षी दल है वह एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करे। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि विपक्षी दलों की एकता बहुत आवश्यक है अगर वो केंद्र सरकार या भाजपा का मुकाबला करना चाहते हैं, क्योंकि बिना आपस में एकजुट हुए वह बीजेपी की जो इसमें वर्तमान में जो उनके पास संसाधन है या संगठन क्षमता जो उनकी दिखाई देती है, उसके मुकाबले में हर विपक्षी दल देखें तो हम निश्चित रूप से कमजोर दिखाई देते हैं। तो बिना एकजुट हुए वह शायद मुकाबला करने में उतने सफल नहीं होंगे जितनी वह उम्मीद कर रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम भी देते हैं और मुझे पूरा विश्वास है जो सुनील शुक्ला जी ने, हरि जोशी जी ने, धनंजय कुमार जी ने और गिरीश जोशी जी ने जितने सारगर्भित और सार्थक विश्लेषण हर विषय के संदर्भ में किया, वह हमारे दर्शकों को जरूर पसंद आएगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ जो हमारे आज के अतिथि हैं सुनील शुक्ला जी, हरि जोशी जी, गिरीश जोशी जी, धनंजय कुमार जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपने बहुत ही उत्कृष्ट विश्लेषण से बहुत ही जो चर्चा है, परिचर्चा, उसको बड़ी उत्कृष्टता प्रदान की। जैसे आप सभी ने सुना कि किस तरह से जो हमारे संवाद इंडिया के मंच पर जो अतिथि थे उन्होंने पूरे अपने हर विषय को बड़ा गहराई तक छुआ और उसके बारे में, उसके इफेक्ट बट क्या है, उसके बारे में अपना विश्लेषण प्रस्तुत किया। तो मुझे पूरी आशा आप सभी को चर्चा जरूर पसंद आई होगी और मैं अपने सभी दर्शकों से आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको उस समय से मिलते रहे। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।